नमस्कार दोस्तों, हम लोग अपनी रसायन विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और लूसेंट का चैप्टर नंबर 3 जो कि रेडियो सक्रियता चैप्टर का नाम है, इसके सवालों को आज हल करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का। आपको वीडियो को ध्यान से सुनते और समझते चलना है और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसको बाद में कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, रेडियो रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? आपको ध्यान रखना है, हेनरी बैकुलर ने की थी। और इसमें पहला ऑप्शन दिया रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। रोन्टजन कौन थे? रोन्टजन एक्सरे मशीन के आविष्कारक थे। और आइंस्टीन क्या थे? आइंस्टीन E बराबर mc², ये इन्होंने इक्वेशन दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हेनरी बैकुलर रेडियो धर्मिता की खोज करता थे। अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का रेडियो सक्रियता किसका गुण होता है? तो रेडियो सक्रियता किसका गुण होता है? ये नाभिक का गुण होता है। किसका गुण होता है? नाभिक का, मतलब नाभिक से ऑटोमेटिक अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं, इसी को बोलते हैं रेडियो सक्रियता। अगला प्रश्न, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में क्या भाग लेता है? तो रेडियो सक्रिय परिवर्तन में क्या भाग लेगा? परमाणु का नाभिक भाग लेता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या है वो न्यूट्रॉनों की संख्या से कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती। देखिए, जैसे मान के चलिए कैल्शियम है, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कैल्शियम को बताइए कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक, कैल्शियम Ca 20 होता है। अब परमाणु भार कितना होता है इसका? 40। तो 40 में से 20 गया 20, यानी 20 इसमें न्यूट्रॉन हो गए, अब 20 होगा इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी किसी नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। साथ में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा होती है, ज्यादा नहीं हो सकती, या तो बराबर होगी या तो कम होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला, रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या होता है? तो रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या होता है? क्यूरी। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होती है? क्यूरी। अगला क्वेश्चन, रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियो धर्मी तत्व क्या करते हैं? इनसे ऑटोमेटिक अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती रहती है, इसी को बोलते हैं रेडियो धर्मी तत्व। अगला, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? ये बिलार्ड साहब ने की था। किसने किया था? बिलार्ड। डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। रॉन्टजन ने एक्सरे मशीन की खोज किया था। रदरफोर्ड ने क्या किया? परमाणु के नाभिक की खोज किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, बिलार्ड ने अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी। अगला, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? तो गामा किरणों की खोज किसने की थी? देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? विलार्ड। अल्फा बीटा और गामा तीनों किरणों की खोज, यानी जो भी रेडियो सक्रिय तत्व थे इसकी किरणों की खोज विलार्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने भी बताया नाभिक की खोज किया। रॉन्टजन ने एक्सरे मशीन की खोज की, यानी एक्स किरणों की खोज किया। और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं अल्फा किरण, तो अल्फा किरण वास्तव में क्या होती है? अल्फा किरण कुछ नहीं, हीलियम का परमाणु होता है। मतलब जो किरणें अल्फा किरणें निकलती हैं वो दरअसल हीलियम के कण निकल रहे होते हैं, क्योंकि हीलियम में एक साथ में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अल्फा कण कुछ नहीं होता, वो हीलियम के ही कण होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही, ध्यान रखिएगा। अगला, नाभिक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों में किसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? तो इसको ध्यान रखिएगा। अल्फा, बीटा और गामा। सबसे ज्यादा गामा की क्षमता होती है, उससे कम होती है बीटा की, और उससे कम होती है अल्फा की। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ध्यान रखो इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, अल्फा किरणें क्या होती हैं? तो अभी बताया हमने, अल्फा किरणें वास्तव में कुछ नहीं, वो हीलियम के आयन होते हैं, He2+, ये होती हैं अल्फा किरणें। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, अल्फा किरणों पर आवेश कैसा होता है? तो देखिए, अभी हमने जो नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने, उन्होंने क्या सिद्ध किया था कि अल्फा किरणों की बमबारी कराई थी और नाभिक पर जाके जो धनावेश था उसी से टकराई थी, तो किरणें वापस चली गई थी। इसका मतलब क्या होता है कि अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? अल्फा किरणों पर धन आवेश होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है, अल्फा अल्फा किरणों पर धन आवेश होता है। बीटा किरणें निगेटिव चार्ज की होती हैं और गामा किरणें नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव होती हैं। अगला क्वेश्चन, बीटा किरणें कैसी होती है? तो बीटा किरणें अभी बताया कैसी होती हैं, ये ऋणावेशित कण होते हैं। अगला, निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारी का निर्माण होता है?
तो समभारिक का निर्माण, समस्थानिक और समभारिक दो चीजें होती हैं। समस्थानिक का मतलब जिनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, और समभारिक का मतलब जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और परमाणु भार बराबर हो, उन्हें कहते हैं समभारिक। तो समभारिक किरणों का निर्माण कैसे होता है? बीटा किरणों के उत्सर्जन से होता है। अल्फा किरणें तो उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों को चेंज कर देती, लेकिन जो बीटा किरणें होती है वो परमाणु भार में कोई फर्क नहीं करती, सिर्फ परमाणु क्रमांक को एक बढ़ा देते हैं। अभी आगे हम बताएंगे कि इनके उत्सर्जन से क्या क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बीटा किरणें जब उत्सर्जित होती हैं तो पदार्थ का समभारिक का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एक बढ़ता है? तो अब देखिए, इसको अच्छे समझ लीजिए। जैसे हम किसी परमाणु से एक अल्फा का निकालते हैं, तो एक अल्फा का निकलने से उस परमाणु के परमाणु क्रमांक में, यानी परमाणु के परमाणु संख्या में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी और परमाणु भार में 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इसको ध्यान रखिए। जब एक अल्फा कण निकलता है किसी तत्व से, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। वहीं पर किसी परमाणु से जब एक बीटा कण निकलता है, तो उसके परमाणु क्रमांक में केवल 1 की कमी होती है, लेकिन परमाणु भार में कोई चेंज नहीं होता। परमाणु क्रमांक 1 की कमी और परमाणु भार में कोई चेंज नहीं। और अगर कभी किसी परमाणु से कोई गामा किरण निकलती है, तो उसके ना तो परमाणु क्रमांक में और ना ही परमाणु भार में कोई परिवर्तन होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्या दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश तो भी बता दिया, बीटा किरणों में होता है। अगला है, इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन होता है? इलेक्ट्रॉन का समरूप अल्फा किरण। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन सा होगा, बताइए जरा। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का आवेश। अब माइनस का आवेश और किस पे होगा? बीटा किरणों पे होगा, अभी बताया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, समान ऊर्जा की अलग अलग किरणों की तुलना में बीटा किरणों की भेदन भेदन क्षमता अधिक होती है। अभी हमने बताया कि गामा की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा, उससे कम बीटा किरणों की, उससे कम अल्फा किरणों की। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि बीटा किरणें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की बनी होती है, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी भी कण की बनी हो तो ऐसा जरूर नहीं है कि वो ज्यादा उनकी भेदन क्षमता होगी। अगला, बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। तो ये ऑप्शन सही है। इनका द्रव्यमान कम होता है लेकिन वेग अधिक होता है, इसीलिए इनकी भेदन क्षमता अल्फा किरणों की अपेक्षा ज्यादा होती। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? तो बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है? ये करती है ऋणात्मक आवेश, अभी बताया, 2-3 बार हो चुका है। अगला, गामा किरणें किससे बनी होती है? तो गामा किरणें किससे बनी होती हैं? ये बनी होती हैं, ये बनी होती मेसान कण से। देखिए, एक फोटान कण होता है, एक मेसान। तो मेसान कण का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक रेडियो सक्रिय पदार्थों से अल्फा बीटा गामा किरणों का निकलना, ये मेसान कण के अंतर्गत आता है। वहीं पे जो फोटान के कण होते हैं, फोटान कण क्या होते हैं? जो प्रकाश किरणें आती हैं, प्रकाश का जो ऊर्जा का स्वरूप है, उसे हम एक फोटान कहते हैं। तो वो फोटान अलग चीज होता है। जो गामा किरणें होती हैं वो मेसान किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन, गामा किरणें क्या होती हैं? अभी बताया हमने, गामा किरणें क्या होती हैं? ये होती हैं रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो किसकी सबसे अधिक होती है? अभी बताया गामा किरणों की, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? किस किरण की कम होगी आयनन क्षमता? आयनन क्षमता कहने का मतलब वो आयनित नहीं होगी, उसको चाहे हम धनावेश से गुजारें चाहे ऋणावेश से गुजारें, उसके आयन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये वही चीजें हैं, गामा किरणों की ही होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी इनके मार्ग में अगर हम लोग चुंबकीय पदार्थ रख दें या विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न कर दें, तो इनके भेदन क्षमता में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो धनात्मक होती ना ही ऋणात्मक। तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इसी की आयनन क्षमता सबसे कम होती है, आयनित नहीं होती, तो गामा किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक किसकी होगी? अल्फा किरणों की होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है, तो जब उसमें से अल्फा बीटा किरणें गामा किरणें निकलती रहती हैं, तो अंत में जाकर के वो उसमें बदल जाता है, सीसा में कन्वर्ट हो जाता है, लेड जिसको बोलते हैं, सीसा में कन्वर्ट हो जाता है। और सीसा क्या होता है? सीसा एक धातु है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम पारगमन शक्ति किरण कौन सी होती है?
न्यूनतम पारगम मतलब जिसकी पारगम क्षमता सबसे कम हो, तो कौन सी होगी? अल्फा किरण होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, किस रेडियो सक्रिय तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो रेडियो सक्रिय तत्व बहुत सारे होते हैं, जैसे जैसे रेडियम, पोलोनियम और रेडॉन, जिनॉन, ये सारी जो अक्रिय गैसें भी हैं, कुछ एक लास्ट वाली है, तो ये सारे बहुत सारे पदार्थ हैं जो रेडियो सक्रिय हैं। तो इनमें से जो पोलोनियम है, इसका नाम उनके देश के नाम पर रखा गया। पोलोनियम भी एक रेडियो सक्रिय तत्व है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दिखाता है? तो प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कौन सा नहीं दिखाएगा? जो कृत्रिम रूप से बनाया गया होगा। तो यहाँ वैसे देख लो, ऑप्शन यूरेनियम क्या प्राकृतिक है? यहाँ पर ये ऑप्शन सही नहीं है। थोरियम भी प्राकृतिक है, ये भी सही नहीं है। पोलोनियम भी प्राकृतिक का भी बताया कि ये उसी देश के नाम पे रखा गया है जिस देश में इसको खोजा गया था। लेकिन जो एल्यूमिनियम है, तो ये तो क्या है? ये तो एक तत्व है, मतलब धातु है। वर्ग परमाणु क्रमांक 13 होता है और ये पी ब्लॉक का तत्व है। ये रेडियो सक्रिय तत्व है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी ध्यान से देखिए, नाभिकीय जब विखंडन कराया जाता तो उस दौरान भारी जल को हम लोग मंदक के रूप में यूज करते हैं। क्या करते हैं? भारी जल का उपयोग हम लोग मंदक के रूप में यूज करते हैं। वही बात बताई गई, तो भारी जल का उपयोग हम लोग मंदक के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। भारी जल का परमाणु भार कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जो सिंपल भार होता है, सिंपल जल होता है H2O का, इसका परमाणु भार कितना होता है? इसका 18 होता है। भारी जल का 20 होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा नहीं है? देख लीजिए कौन सा नहीं है। ये जर्कोनियम नहीं है, जेडार। ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी एस्ट्रोटीन, फ्रांसियम, ट्राइटिनियम, ये सब रेडियो सक्रिय तत्व हैं। ट्राइटियम क्या होता है? ये ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। 1s2, 1h1, 1s2, 1s3। तो 1s3 जो होता है उसे हम ट्राइटियम कहते हैं। ट्राइटियम मतलब तीसरा परमाणु समस्थानिक हाइड्रोजन का। कौन कौन से होते हैं? प्रोटीनियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटिनियम। वो तीसरा होता है ट्राइटिनियम, जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही, जर्कोनियम कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन, विघटन विघटनाभि यानी रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो इनको कहे से बने पात्र में रखना चाहिए? लेड से बने पात्र में रखना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम रूप से लेड में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। लेड क्या है? सीसा। सीसा मतलब सीसा भी एक धातु ही होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता? तो अभी हमने बताया था, जब किसी पदार्थ से, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक बीटा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में एक की कमी और परमाणु भार में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि परमाणु क्रमांक में एक की कमी होती है और परमाणु भार में कोई बदलाव यानी नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो अभी बताया हमने कि एक अल्फा कण जब निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है सोडियम। देखिए इसको ध्यान से, सोडियम 11, ऊपर है 22। वैसे सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, लेकिन यहाँ पर 22 दिया। इसका मतलब इसमें से या तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकले होंगे अल्फा कण, या तो कुछ आए होंगे। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें से अगर हम लोग एक बीटा कण उत्सर्जित करें तो उसके बाद क्या बन जाएगा? तो अगर हम जानते हैं कि बीटा कण निकलने से क्या होता है, परमाणु क्रमांक में एक की कमी हो जाएगी। तो ये सोडियम से क्या बन जाएगा? सोडियम जो 11 उससे बन जाएगा 10। परमाणु क्रमांक में एक की कमी नहीं, एक की वृद्धि हो जाएगी, ध्यान रखिए इसको। तो एक की वृद्धि होने से क्या होगा? ये सोडियम 11 से क्या बन जाएगा? 12। 12 फिर किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का। परमाणु भार में कोई बदलाव नहीं होगा। अगला प्रश्न, 92 यूरेनियम 236, इसमें से ये बन गया है 87 यूरेनियम 224। इसमें से क्या क्या हुआ होगा? कितने अल्फा और कितने बीटा कण निकले होंगे? ध्यान से देखो इसको। तो देखो ऑप्शन देखो, पहले सब में 3 अल्फा, 3 अल्फा, 7 अल्फा, 3 अल्फा। तो हम लोग 3 अल्फा अगर मान के निकालें कि 3 अल्फा निकले होंगे,
तो अगर 3 अल्फा निकलेंगे तो मतलब परमाणु क्रमांक में कितने कमी हो जाएगी, 3 दूनी 6, यानी 92 से 6 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 86। चलिए 86 बचे। अब परमाणु भार में कितने कमी हो जाएगी, 3 वो 3 चौक 12, मतलब 12 की कमी, तो 236 में से 12 घटाओगे तो 224 आएगा। अब यहाँ पे 86 लेकिन वो 87 जा रहा है, इसका मतलब इसमें से एक बीटा कार्ड भी निकला होगा, तो बीटा कार्ड निकलने से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, 3 अल्फा निकले होंगे, 1 बीटा निकला होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ध्यान रखिएगा जो बीटा कार्ड निकलता तो 1 की कमी नहीं होती, 1 की वृद्धि हो जाती है, इसको आप थोड़ा सा संशोधित कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक जगह। अगला, यदि किसी रेडियो धर्मी पदार्थ की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए तो रेडियो धर्मी क्षरण की दर क्या हो जाएगी। देखिए रेडियो धर्मी पदार्थ चाहे 1 ग्राम रखो, चाहे 100 ग्राम रखो, चाहे कितना भी रखो, उसके द्रव्यमान से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसमें से अल्फा बीटा गामा किरणों के जो निकलने की दर होगी वो बराबर होगी। हाँ, ज्यादा द्रव्यमान होगा तो ज्यादा किरणें निकलेंगी, कम द्रव्यमान होगा तो कम किरणें निकलेंगी, लेकिन उनके निकलने की जो दर है प्रति सेकंड जितनी किरणें निकलेंगी वो हमेशा उतनी ही निकलेंगी, तो इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि अपरिवर्तित रहेगी, उसमें दर चेंज नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, 92 यूरेनियम 238 विघटित होकर 91 Pa 234 बनाता है, तो कितने अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ है। तो देख लीजिए 92 से क्या हुआ 91, पहले ऑप्शन देखो, 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, तो 1 अल्फा तो हो नहीं सकता, अगर 1 अल्फा रहा होगा तो 92 से कितना बचना चाहिए 90, हाँ हो सकता है, ठीक है 90 बचेगा। और परमाणु भार कितना होना चाहिए, 4 की कमी, तो 234 बन जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से एक बीटा भी निकला होगा, तो जब बीटा निकला होगा तो क्या होगा एक और आगे बढ़ गया होगा, तो सही बात है, ये 90 से फिर 91 हो गया, इसका मतलब यही चीज हुआ कि एक अल्फा निकला है और एक बीटा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है इसको आप ध्यान रखिएगा, वैसे अगर इसको आप डिटेल में देखेंगे तो मैं इसको अलग से समझा दूंगा, इसका पूरा न्यूमेरिकल होता है, तो उसको मैं अलग से समझा दूंगा। बाकी इस क्वेश्चन को अभी हम थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन, शेष यह क्वेश्चन भी वैसा ही है, इसको भी हम अगली बताएंगे, कमेंट करना, मैं उसको समझा दूंगा अगले, इसको क्योंकि उसमें समझाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल टाइप में है। अगले क्वेश्चन यहाँ से देखो, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटन नाभिकता का प्रयोग करती है। मतलब पुरानी वस्तुओं की, जैसे पृथ्वी की आयु का पता लगाना या फिर पुरानी चीजों का पता लगाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, तो ये हम लोग कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। चाहे का यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग मतलब कार्बन काल निर्धारण का यूज करते हैं, जीवाश्मों का पता लगाने के लिए, या फिर जो भी पुरानी चीजें हैं कितने साल की हो चुकी हैं, इन चीजों का निर्धारण करने के लिए हम लोग कार्बन काल का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। पृथ्वी की आयु का पता कैसे लगाते हैं, पृथ्वी में जो चट्टाने वगैरह हैं इसको हम लोग यूरेनियम डेटिंग से पता लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्यान रखिएगा, जीवाश्मों का पता करते हैं तो कार्बन डेटिंग से, अब पृथ्वी का पता करते हैं, पृथ्वी मतलब चट्टान पहाड़ पर्वत ये सब पता करते हैं तो यूरेनियम डेटिंग से, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्बन रेडियो कार्बन काल निर्धारण की किसकी आयु का काल रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो अभी बताया हमने, रेडियो रेडियो कार्बन से क्या करते हैं, जीवाश्मों की आयु का पता लगाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये हेनरी बैकरल ने किया था। ध्यान रखिएगा, यूरेनियम यूरेनियम एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इस बात की खोज मैडम क्यूरी ने पता किया था। मैडम क्यूरी और उनके पति थे पी क्यूरी, दोनों ने पता किया था। अगला, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है। यूरेनियम प्रक्रिया को लगातार जारी करने के लिए न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसको मंदक करने के लिए किसका यूज करते हैं, भारी जल का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु बम सबसे पहले समझ लो कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है। तो परमाणु बम ये काम करता हाइड्रोजन
नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए। देखो, परमाणु बम होता है, एक होता है हाइड्रोजन बम। तो जो परमाणु बम होता है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है, और फिर से देखो, जो परमाणु बम एक होता है हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है, और परमाणु बम होता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। और दोनों अनियंत्रित होने चाहिए। तो यहाँ पर परमाणु बम का आविष्कारक कौन है? तो परमाणु बम का आविष्कारक है, कौन है इसमें? ऑटो हॉर्न। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑटो हॉर्न परमाणु बम के आविष्कारक है। अगला, परमाणु शक्ति संयंत्रण किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु शक्ति संयंत्रण किस सिद्धांत पे काम करता है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र सिद्धांत ही काम करता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो सबसे अधिक हानिकारक विकिरण किस प्रकार से पैदा होता है? विखंडन अभिक्रिया द्वारा, या फिर संलयन द्वारा, या फिर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, या फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। तो ये सबसे ज्यादा पैदा होता है नाभिकीय विखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा, जो सूर्य में ऊर्जा हो रही है लगातार, वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किस तरह से किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग किस तरह से करते हैं? इसका यूज हम ईंधन की तरह करते हैं। ग्रेफाइट की छड़ें लगी होती हैं, इनका हम किस तरह यूज करते हैं? ईंधन के रूप में यूज करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए सी सही है, विमंदक की तरह करते हैं। किसकी तरह करते हैं? विमंदक की तरह। अगला, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो विमंदक की क्रिया और प्रशीतक की तरह दोनों की तरह काम कौन कर सकता है? ठंडा, मतलब भारी जल काम करता है। प्रशीतक माने ठंडा की तरह, उसको ठंडा करने के लिए भारी जल का यूज करते हैं। अगला, रेडियोधर्मिता नापी जाती है, कैसे नापी जाती है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है? गीगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियोधर्मिता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम काम करता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था? तो हाइड्रोजन बम को बनाया है एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। और परमाणु बम को किसने बनाया था? अभी ऊपर बताया हमने, परमाणु बम को बनाया था ऑटो हॉर्न ने, और हाइड्रोजन बम को एडवर्ड टेलर ने बनाया था। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो क्या होता है कोई भी परिवर्तन नहीं? जब उसमें से गामा किरणें उत्सर्जित होती है, तो उसमें उस समय ना तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती घटती है, ना प्रोटॉन की संख्या बढ़ती घटती है। अगला, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापन के लिए किया जाता है? तो रक्त प्रवाह की गति को मापन के लिए किसका यूज करते हैं? रेडियो। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सही है? 56 का डी सही है। किसका यूज करते हैं? रेडियो सोडियम का यूज करते हैं रक्त के प्रवाह की गति को मापने के लिए। अगला प्रश्न, अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? तो सबसे ज्यादा कौन अपने तेजी से काम करती हैं? गामा किरण, उसके बाद बीटा किरण, उसके बाद अल्फा किरण। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह से हमने आज लूसेंट का तीसरा चैप्टर समाप्त कर दिया, जो कि केमिस्ट्री का था, रेडियोधर्मिता। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको आप कमेंट कीजिए और अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।